आज हम जारी रखते हैं क़यामत की ज़ॉम्बी वाली फिल्म जो मैकेडॉन मैसेडोनिया में 2023 में रिलीज हुई थी। कहानी एक ऐसे दुनिया की है जहां ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और सब कुछ तबाह हो चुका है। पहले जो शहर चहल पहल से भरे रहते थे, अब वहां सिर्फ बर्बादी और हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नजर आते हैं। खुले मैदान और जंगल ही बच गए हैं जहां थोड़े बहुत लोग चुपकर जी पा रहे हैं। इस तबाही के बाद से एक आदमी अपने छोटे बेटे मार्क के साथ एक घने जंगल में रह रहा है। मार्क बचपन से ही जंगल में पल रहा है। उसके ना तो कोई दोस्त है, ना खिलौने, और ना ही वो जानता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। उसका एकलौता शौक है गाने सुनना और बार बार वही एक पुरानी किताब पढ़ना। उसका पिता बहुत खामोश रहता है। शिकार करने और खेतीबाड़ी करने के अलावा उसका ज्यादा वक्त मार्क को बंदूक चलाना सिखाने में निकलता है। उसे अच्छी तरह पता है कि इस तबाह हुई दुनिया में जीने के लिए सबसे जरूरी है अपने आप को बचाना। जब तक मार्क इतना मजबूत नहीं हो जाता कि अपनी हिफाजत कर सके, उसका पिता उसे जंगल से बाहर कदम रखने भी नहीं देता। यहाँ तक कि उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी बहुत लिमिटेड कर दी है। सबसे दूर जहां तक वो जा पाता है वो है पास वाली छोटी नदी, जहां से वो पानी भरकर लाता है। यही उसके पिता के लिए मदद करने का इकलौता काम है। लेकिन इन पाबंदियों ने मार्क को डराने के बजाय और ज्यादा क्यूरियस बना दिया। बाहर की दुनिया उसके लिए एक राज बन गई। और फिर एक दिन जब वो पानी लेने गया, उसने रूल तोड़ दिए और जंगल के बाहर निकल पड़ा। इसी फैसले ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया। सामने उसे एक टूटी फूटी पुरानी कैरावैन दिखाई दी। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसका क्यूरियोसिटी जीत गया और वो खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर का सामान साफ सुथरा रखा हुआ था, जिससे साफ था कि कोई वहां रहता है। और वहां उसे ऐसे खिलौने भी मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन जब मार्क उन खिलौनों में खोया हुआ था, तभी अंधेरे में अचानक डर के मारे मार्क तुरंत कोने में सिमट गया। लेकिन सामने वाला कोई खतरा नहीं था, बल्कि उसकी उम्र का ही एक और लड़का निकला। उसने अभी अभी जो खिलौना उठाया था वही मार्क की तरफ बढ़ाकर बोला कि खेलना जारी रखो। जब मार्क ने देखा कि उसमें कोई बुरी नीयत नहीं है, तो उसने भी अपना डर छोड़ दिया और खिलौना ले लिया। मार्क ने और आगे बढ़कर अपने हेडफोन्स उस लड़के के कानों में लगा दिए। पहली बार मीठा संगीत सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया। यूं दोनों तन्हा बच्चे एक दूसरे के पहले दोस्त बन गए। बातों बातों में पता चला कि उस लड़के का नाम मिक है। ये सुनकर मार्क ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर कलाई पर बने एन के आकार वाला निशान दिखाया। उसने कहा कि उसका नाम भी एन से शुरू होता है। ये निशान उसकी होश संभालते ही से है, मगर उसे ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, और उसके पिता ने भी कभी समझाया नहीं। मिक को डाउन सिंड्रोम था। उसकी शक्ल सूरत और बातें थोड़ी मासूम सी लगती थी। विदा लेते वक्त मिक ने अपना सबसे प्यारा खिलौना भी मार्क को तोहफे में दे दिया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मार्क को अचानक लगा जैसे कोई उसे घोर रहा हो। सच में अगले ही पल पीछे से एक साया उभरा। मार्क ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, झटपट पास की झाड़ियों में छुप गया। असल में वो एक बंदूकधारी औरत थी। शुक्र है कि ज़ॉम्बी नहीं थी। वो औरत दरअसल मिक की माँ थी। उसने मार्क के हाथ में वही खिलौना देखा जो उसके बेटे का था। ये समझते ही उसने बंदूक नीचे कर दी और फिर मार्क से कुछ सवाल पूछे। औरत ने साफ कह दिया, सच बोलूं तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। मार्क ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस जल्दी से घर लौटना चाहता था। तभी औरत ने उसे फिर आवाज दी और जेब से एक थैली निकालकर उसमें से शाहबलूत चेस्टनट्स का तोहफा उस तरफ फेंका। मार्क वहीं से निकल नहीं गया। वो पास की एक पेड़ के पीछे चुपकर खड़ा हो गया और देखता रहा कि कैसे मिक और उसकी माँ गले मिल रहे थे। माँ का प्यार उसने कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उसकी आंखों में ईर्ष्या और तलब साफ झलक रही थी। घर पहुंचने के बाद मार्क ने वो खिलौना चुप कर रख दिया ताकि उसके पिता को पता न चले। लेकिन देर से लौटने की वजह से उसके पिता को पहले ही शक हो चुका था। घर की देहरी पार करने से पहले ही मार्क ने महसूस कर लिया कि उसके पिता का गुस्सा उस पर भड़का हुआ है। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जल्दबाजी में वो पानी भरना ही भूल गया। डर के मारे मार्क के हाथ से शाहबलूत चेस्टनट नीचे गिर गए। उसके पिता ने समझा कि बेटा पानी लाने की बजाय चेस्टनट तोड़ने गया था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद भी मार्क छोरी चुपके मिक से मिलने जाता रहा। कई बार उसकी माँ से भी सामना हो जाता। इन्हीं मुलाकातों ने मार्क को अपनी माँ की याद दिला दी। घर लौटकर जब उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी तो आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने पिता से पूछ ही लिया। पिता कुछ देर चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया, बस मार्क को जल्दी से सोने के लिए भेज दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मार्क ने खिड़की से देखा कि उसके पिता बाहर बैठे मोबाइल पर कुछ तस्वीरें देख रहे थे। अगले दिन सब हमेशा की तरह शिकार पर निकले। मार्क ने अभी अभी जंगल से मिले शाहबलूत चेस्टनट पिता को दिए ही थे कि अचानक एक गोली चलने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। पिता समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत मार्क को घर लौटने को कहा और खुद उस दिशा की तरफ बढ़ गए जहां से गोली चली थी। मार्क ने जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पल बाद फिर गोलियों की आवाज गूंजी। वो खुद को रोक नहीं पाया और वापस लौट आया। वहां जो नजारा उसने देखा उसने उसे हिला दिया। मिक की मां जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। हाथ पर गोली का जख्म था। पास ही 2 लाशें पड़ी थी। तभी उसके पिता सामने आए और बंदूक उठाकर मिक की मां की तरफ तान दी। ये सब देखकर मार्क बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि उसका पिता तो एक खून करने वाला निर्दयी शैतान है। वो भागा और जितनी तेज दौड़ सकता था भागकर सीधा घर पहुंच गया। जब पिता घर लौटे तब भी मार्क डर के मारे रजाई के अंदर छुपा रहा। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उधर पिता कुछ बड़हवास से थे। उनके होठ बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, यहाँ तक कि वे बड़बड़ाते हुए सामने की तरफ देख रहे थे। पिता माँ की तस्वीर देखते हुए अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहे थे। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं। मार्क ने हेडफोन्स पहनकर अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो और ज्यादा बेचैन हो गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। आखिर माँ ने ऐसा क्या किया था कि पिता उसे इतना नफरत करते हैं? उसे याद आया कि पिछली रात पिता मोबाइल देख रहे थे। मार्क ने सोचा कि शायद उसमें माँ से जुदा कुछ राज होगा। फिर उसी रात जब पिता गहरी नींद में थे, मार्क ने धीरे से उनका मोबाइल उठा लिया और चुपकर उसमें झांकने लगा। मोबाइल में कुछ पुराने वीडियो थे। उनमें पूरा परिवार हंसी खुशी साथ था। वहां मार्क की एक बड़ी बहन भी दिखी और उस वक्त वो खुद पैदा भी नहीं हुआ था। तब तक ना कोई तबाही आई थी, ना ही ज़ॉम्बी। लेकिन ये सुख ज्यादा देर तक नहीं पाया। अगले वीडियो में उसने देखा कि उसकी मां घबराई हुई किसी जगह छुपी है और बार बार रोते हुए माफी मांग रही है। पीछे से उसका पिता गुस्से में चिल्ला रहा था और उसका नाम पुकार रहा था। और अचानक ही वीडियो रुक गया। ये देखकर मार्क को पूरा यकीन हो गया कि उसके पिता बुरे इंसान हैं। उन्होंने ही मां को नुकसान पहुंचाया होगा। अगले ही सुबह पिता के उठने से पहले वो घर छोड़कर निकल पड़ा। वो सीधा उस कैरावैन तक पहुंच गया जहां मिक रहता था। उसका इरादा था कि मिक को साथ लेकर जंगल से निकल जाए, लेकिन उस वक्त मिक को यह मालूम भी नहीं था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। भोले भले मिक को समझ ही नहीं आया कि उसकी मां अब नहीं रही। उसने सोचा कि शायद मां ने उसे छोड़ दिया है। वो उदास होने के बजाय मार्क को कसकर गले लगाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल पड़ता है। दोनों जंगल से निकल ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था।
मार्क ने झट से मिक का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ते दौड़ते सड़क तक पहुंच गए। खुशकिस्मती से पास में एक छोड़ी हुई पुरानी कार खड़ी थी। दोनों जल्दी से उसमें घुसकर छुप गए। अगले ही पल 100 ज़ॉम्बी कार को घेर लेते हैं। शीशे और दरवाजों पर जोर जोर से मारने लगते हैं। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक एक कर सारे ज़ॉम्बी गिरने लगे। अगले ही पल कार का दरवाजा खुला। सामने मार्क का पिता खड़ा था। वो भागते हुए आया और मार्क को बाहों में उठाकर कार से बाहर निकाल लिया। जल्दी से उसने बेटे को देखा कि कहीं उसे काटा तो नहीं गया। जब यकीन हो गया कि सब ठीक है, तभी उसकी जान में जान आई। लेकिन पिता ने मिक की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। वो बस मार्क का हाथ पकड़कर वहां से निकल पड़ा। अपने साथी को यूं बेसहारा छोड़ते देख मार्क का सब्र आखिर टूट गया। उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मार्क को पिता की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसके मन में शक और गहरा हो गया। शायद माँ को भी पिता ने ही मार डाला था। उधर हालात नाजुक थे। अभी अभी चली गोलियों की आवाज और ज़ॉम्बीज़ को खींच लाएगी। पिता के पास समझाने का वक्त ही नहीं था। वो जबरदस्ती मार्क को खींचकर ले जाना चाहते थे, लेकिन मार्क अड़ गया। उसने कदम पीछे नहीं हटाए। मजबूर होकर पिता ने उसे वहीं छोड़ दिया और खुद शिकार की बंदूक लेकर मिक को बचाने निकल पड़ा। कार के पास अब भी कई ज़ॉम्बीज़ घिरे हुए थे। उसने निशाना साधा। धाए धाए हर गोली पर एक ज़ॉम्बी ढेर हो गया। थोड़ी ही देर में उसने सबको खत्म कर दिया। उधर मार्क की मुसीबत बढ़ गई थी। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा था। कांपते हाथों से उसने पिस्तौल उठाई और पहली बार वैसे ही चलाई जैसे उसके पिता ने सिखाया था। गोली चली और ज़ॉम्बी गिर पड़ा। तभी कार का दरवाजा खोलते ही पिता ने गोली की आवाज सुनी। उन्हें समझ गया कि बेटा खतरे में है। वो भाग कर लौटे, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पिता ने उसे मार गिराया और दौड़ते हुए बेटे तक पहुंचे। खुशकिस्मती से मार्क सुरक्षित था और उसने अपने दुश्मन को खुद ही मार गिराया था। पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी वक्त उनके हाथ पर गहरा काटने का जख्म साफ नजर आने लगा। अब उन्हें मालूम था कि उनकी किस्मत तय हो चुकी है। उन्होंने पास की मजबूत लकड़ी पर टिककर बैठते हुए तुरंत बेटे से कहा, मैंने मिक की मां को नहीं मारा था, उसे ज़ॉम्बी ने काटा था। वो भी जल्द ही इन जानवरों जैसी बन जाती। मैंने बस उसे तकलीफ से आजाद किया। मार्क की आंखें भर आई। उसने मां की तस्वीर दिखाकर कांपती आवाज में पूछा, तो मां भी ऐसे ही? पिता ने सिर हिलाकर साफ इनकार किया। पिता ने धीरे से मार्क से कहा, तेरी मां वो कभी भी ज़ॉम्बी नहीं बन सकती। वो तो तेरी किताबों वाली परी है, जंगल की वो परी जो हमेशा तेरे साथ रहेगी। असल में जिस कहानी की किताब मार्क बार बार पढ़ता था, उसमें एक जंगल की परी रहती थी। एक दिन वो परी अचानक जंगल छोड़कर चली जाती है और एक जगह पहुंचती है जिसका नाम था पत्तारों की घाटी। किताब सालों से मार्क को यही कहते आए थे, जब तू मजबूत हो जाएगा तब इस जंगल से निकलकर उस घाटी में जा और उस परी को ढूंढ लेना। दरअसल उस किताब की परी ही उसकी मां का रूपक थी और पत्तारों की घाटी से उनका इशारा था उसी शहर की तरफ जहां वो पहले रहा करते थे। मार्क ने आखिरी बार तस्वीर को देखा। मां सफेद लिबास में थी और पीछे अस्पताल का दृश्य था। लेकिन अब पिता के पास वक्त नहीं था। उनका शरीर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में चिल्लाया, भाग जा मार्क, मुझसे दूर हो जा, अभी भाग जा। उस पल मार्क को समझ आया, पिता ने हमेशा उससे मोहब्बत की थी। वो कभी भी खूनी दरिंदा नहीं थे। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। आंखों में आंसू लिए मार्क ने मजबूरी में पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा और फिर मिक का हाथ कसकर थाम लिया। दोनों बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी कुछ ही कदम चले थे कि अचानक दाई गोली की आवाज गूंज उठी। मार्क समझ गया, पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों बच्चे रोते हंसते खेलते झगड़ते पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आखिरकार उस जंगल से बाहर निकल आए। कदमों के नीचे लोहे की पटरियां थीं, सामने दूर तक फैली रेल की लाइन। तभी उनकी नजर पड़ी। सड़क किनारे एक अधेड़ आदमी बैठा था, हाथ में हथियार लिए। दोनों बच्चे डर से खिटक गए, लेकिन भूख ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। कांपते हुए वो आगे बढ़े। शुक्र था कि वो आदमी कोई बुरा इंसान नहीं निकला। उसने उन्हें खाना दिया और जब जाना कि ये दोनों पत्थरों की घाटी जा रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाने की बात भी की। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। असल में उसके अपने 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब वो दोनों ज़ॉम्बी बन चुके थे। फिर भी उस बाप ने उन्हें छोड़ने की बजाय एक कमरे में बंद करके रखा था। उन मासूम चेहरों को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए वो खुद साथ नहीं जा सकता था। और सामने खड़े 2 बिल्कुल सामान्य बच्चे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वायरस फैलने के बाद दुनिया में पैदा होने वाले लगभग हर बच्चे के अंदर संक्रमण पाया गया था। लेकिन मार्क और मिक, इन दोनों पर उसका कोई असर ही नहीं था। पेट भरकर और थोड़ा दम लेकर दोनों बच्चों ने उसे विदा ली और लोहे की पटरियों पर आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में वो एक पुराने स्टेशन पर पहुंच गए। दोनों भागकर ड्राइवर कैबिन में गए और खिलखिलाते हुए बटन दबाने लगे। लेकिन रोमांच वहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक डिब्बे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरे में सैकड़ों ज़ॉम्बी कैद थे। दरवाजा खुलते ही पूरा झुंड पागलों की तरह बाहर लपका। एक ने तो झपटकर लगभग मार्क का हाथ पकड़ ही लिया था। मार्क ने मिक का हाथ पकड़कर तेजी से भागना चाहा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, सामने 2 हथियारबंद आदमी खड़े थे। पल भर में दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया और घसीट कर ले जाया गया। उनका ठिकाना था एक सुनसान जर्जर फैक्ट्री। इस गिरोह का सरदार था एक गंजा दरिंदा। उसने जब 2 बिल्कुल सामान्य बच्चे देखे तो उसकी आंखों में हैरानी छलकी, लेकिन हैरानी जल्द ही क्रूर इरादों में बदल गई। उसने आदेश दिया, इस लड़के को बांध दो, इसे बंद कर दो कहीं। असल में उसे शक था कि मार्क के शरीर में वही एंटीबॉडी है जो इंसानियत को बचा सकती है। लेकिन उसके लिए ये अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में जहां ना कानून बचा था ना इंसानियत, ऐसे लोग ही छोटे छोटे राजा बने बैठे थे। उसने ठान लिया मार्क को जिंदा नहीं छोड़ना है। मिक को उसने अपने पास रखा, क्योंकि उसका चेहरा किसी हद तक उसके मरे हुए बेटे से मिलता जुलता था। लेकिन सरदार के गुर्गों में से एक का दिल पिघल गया। मार्क की कहानी सुनकर उसने दया दिखाई और आधी रात को चुपके से उसे आजाद कर दिया। मार्क अकेले भाग सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपनी जान जोखिम में डालते हुए वो मिक के पास लौटा, गश्त कर रहे पहरेदारों को चकमा दिया। किस्मत से वो दोनों सही सलामत उस नर्क जैसे कैंप से बाहर निकल आए, लेकिन जिसकी वजह से वो बचे, वो नेकदिल आदमी गंजे दरिंदे ने उसी वक्त गोली मार दी। भागते भागते अचानक मिक को प्यास लगी। मार्क मजबूरी में पास की एक इमारत में घुसा ताकि उसके लिए पानी तलाश सके। अंदर हर जगह इस बात के सबूत थे कि यहाँ पहले लोग रह चुके हैं। किस्मत ने साथ दिया, आधी बोतल पानी मिल गई। साथ ही उसे एक सुंदर डायनासोर वाला टी-शर्ट भी मिला, जो उसने खुशी से पहन लिया। बलकोनी पर आकर उसने सोचा कि नीचे देख ले, कहीं मिक वहीं इंतजार कर रहा हो। लेकिन नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। सामने खुले मैदान में 3 ज़ॉम्बी खड़े थे। एक ज़ॉम्बी माँ और उसके साथ 2 छोटे छोटे ज़ॉम्बी बच्चे। उसी वक्त उसने नीचे झांका। गंजा दरिंदा अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा था। और सबसे बड़ा सदमा, मिक अब उनकी गिरफ्त में था। गंजा दरिंदा ठंडी मुस्कान के साथ बोला, पहले इसे खत्म करो, फिर उस छुपे हुए कमीने को ढूंढते हैं। अचानक आसमान से ड्रोन की भनभनाहट सुनाई दी। सब लोग चौंक कर ऊपर देखने लगे। गंजा और उसके आदमी तुरंत हथियार तानकर अलर्ट हो गए। लेकिन अगले ही पल गोलियों की बौछार गूंज उठी और कुछ ही सेकंड में गंजे का पूरा गिरोह जमीन पर गिर पड़ा। मार्क नीचे भागा और देखा कि 2 फौजी वर्दी पहने सैनिक इमारत से बाहर निकल रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सामने आने ही वाला था कि मिक ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा,
मत जा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सैनिकों को कुछ गड़बड़ महसूस हो चुकी थी। वो सावधानी से अपनी राइफलें ताने हुए आगे बढ़ने लगे। अपने दोस्त को खतरे में देखकर मिक ने तुरंत जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल उठा ली और कांपते हाथों से यूं सैनिकों की तरफ तान दिया। सैनिक ने घबराहट में ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और मासूम मिक जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मिक की मौत देखकर सैनिकों ने भी तलाश छोड़ दी। वो चुपचाप जमीन पर पड़ा हथियार उठाकर वहां से चले गए। अब मार्क फिर से अकेला रह गया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोकर उसके पास सिर्फ एक ही मकसद बचा, अपनी मां को ढूंढना। पता नहीं वो कितनी देर कितनी दूर चलता रहा। आखिरकार थककर एक जगह बैठ गया। कांपते हाथों से उसने अपनी वही पुरानी कहानी की किताब खोली। पन्ने पलटते पलटते उसका गुस्सा फूट पड़ा। आंसू और दर्द के बीच उसने किताब के पन्ने फाड़ डाले। आखिर ये शिगू कहाँ है? कब मिलेगा मुझे अपनी मां का पता? उसकी चीख जंगल में गूंज उठी, पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। सारी भड़ास निकालने के बाद मार्क ने अचानक दूर कुछ अजीब देखा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो सामने पहुंचा और उसकी आंखों के सामने खड़ी थी एक विशाल शहर की परछाई। ऊंची ऊंची इमारतें, लोहे और कंक्रीट का जंगल, बिल्कुल वैसा ही जैसा कहानी की किताब में लिखा शिगू। मार्क को यकीन हो गया यही वही जगह है जहां जाने की बात उसके पिता हमेशा किया करते थे। भले ही यहाँ ज़ॉम्बीज़ की भीड़ और ज्यादा थी, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। माँ की तस्वीर में जो निशान था उसे देखकर वो एक इमारत के सामने जा पहुंचा। ये वही अस्पताल था जहां उसकी माँ काम करती थी। दिल की धड़कन तेज थी। वो भीतर घुसा और सचमुच एक कमरे में उसे सफेद कोट पहनी एक औरत दिखी। उसकी आंखें चमक उठी। माँ! वो बिना सोचे समझे दौड़ा, उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे से गले से लगा लिया। लेकिन अगले ही पल उस औरत के दांत उसकी कलाई में ढांस गए। मार्क के होश उड़ गए। आंखों के सामने जो थी वो माँ नहीं बल्कि एक भयंकर ज़ॉम्बी थी। सदमे से कांपता हुआ वो पीछे हटता गया। दरवाजा बंद कर किसी तरह उसे रोक तो दिया, मगर इस बार उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। मार्क वहीं खड़ा होकर फुट फुट कर रो पड़ा। सारी मेहनत, सारा सफर आखिरकार सिर्फ निराशा में बदल गया था। थके हुए कदम से वो शहर की सड़कों पर भटकाता रहा। एक ऐसी दीवार के सामने जा पहुंचा जहां ढेरों लापता लोगों के इश्तिहार चिपके थे। उसने भी अपनी माँ और जंगल की परी की तस्वीर वहां चिपका दी। अब वो किसी खाली खोल जैसा हो गया था, बिना रूह का, बिना उम्मीद का। और फिर भटकाते भटकाते वो एक अनजान इमारत के भीतर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही मार्क ने एक होलोग्राम देखा। एक बड़ा नेता जनता को भाषण दे रहा था। उसके शब्दों ने सारा राज खोल दिया। मार्क अभी ये समझ ही रहा था कि उसी वक्त आसपास छिपे ज़ॉम्बी जागने लगे। दगमगते कदम से वे उसकी ओर बढ़ने लगे। थका हारा टूटा हुआ मार्क अब और भागना नहीं चाहता था। उसने धीरे से अपने ईयरफोन लगाए, आंखें बंद की और मौत को गले लगाने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी हवा में गोलियों की बौछार गूंज उठी। चारों तरफ से आती गोलियों ने पल भर में सारे ज़ॉम्बी ढेर कर दिए। हक्का बक्का मार्क ने आंखें खोली, ईयरफोन उतारे और देखा कि उसकी छाती पर लेजर टारगेटिंग की रोशनी चमक रही थी। वो समझ गया किसी ने उसे बचा लिया है। तभी एक सशस्त्र फौजी दस्ते ने कमरे में प्रवेश किया। उनके आगे आगे चल रही थी एक महिला सैनिक। वो धीरे धीरे मार्क के सामने आई, अपना हेलमेट उतारा और उसकी कलाई पर पड़े जख्म को देखा। महिला सैनिक ने जैसे ही उसकी कलाई पर बना निशान देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत चिल्लाई, ये तो वही है, ये बच्चा जिंदा उम्मीद है। असल में ये निशान उन बच्चों पर होता था जो महामारी के बाद पैदा हुए थे और जिनके शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध था, यानी वायरस उन पर असर ही नहीं कर सकता था। मार्क का खून यही इंसानियत को बचाने वाली कुंजी था। यही वो एंटीबॉडी थी जो पूरी दुनिया को इस कयामत से बाहर निकल सकती थी। मार्क अब डर नहीं रहा था। उसकी नजर में सामने खड़ी महिला कोई सैनिक नहीं बल्कि उसकी कहानी वाली परी थी। वो आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेता है। सैनिक भी हथियार नीचे कर देते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं। आखिरी दृश्य में मार्क उस महिला और उसके दस्ते के साथ बेस की ओर जाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। सूरज की किरणें टूटी फूटी इमारतों पर पड़ रही होती है। मानव बर्बाद हुई दुनिया में अब भी एक नई सुबह बाकी है। फिल्म यही था। उसकी माँ का क्या हुआ? उसके पिता और माँ के बीच असली सच क्या था? ये सब अनकहा ही रह जाता है। लेकिन पिता की कभी सुनी हुई आधी अधूरी बातें अब साफ लग रही थी। वो अपनी माँ को परी की तरह मानता था और चाहता था कि उसका बेटा एक दिन जाकर उसे ढूंढ निकाले। अगर कहानी को ध्यान से देखें तो साफ लगता है कि तबाही के बाद मार्क के माँ बाप के बीच किसी फैसले को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। माँ, जो कि डॉक्टर थी, चाहती थी कि मार्क के शरीर में मौजूद एंटीबॉडी से दुनिया को बचाया जाए, लेकिन बाप अपने बेटे को प्रयोग की चीज नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए वो मार्क को लेकर जंगल भाग गया। माँ बहन को लेकर फौज के साथ बेस पर चली गई। सच कहें तो ये फिल्म सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं है। इसमें खून खराबे और भागदौड़ से ज्यादा बाप बेटे का रिश्ता, कुर्बानी और उम्मीद दिखाई गई है। ये दरअसल ज़ॉम्बी के खोल में लिपटी हुई एक इमोशनल फैमिली स्टोरी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे।